तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 26 जनवरी देश का संविधान 26 जनवरी 1949 यानी 26 जन 1949 को लिखा गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने वालों की, जिन्होंने अगुवाई की, अध्यक्षता की, और उसी संविधान, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा ये देश चल रहा है। हमारे देश के लोगों को उसी हिसाब से आज़ादी है और हर साल 26 जनवरी को हम उस दिन को याद करते हैं और छुट्टी भी होती है तो खुशी भी होती है, लोग खुश भी होते हैं। तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इसके साथ ही आज की कहानी। फिल्मों में कई बार देखा होगा आपने, कई ऐसे कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, यानी एक आदमी के अंदर कई आदमी होते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त में वो बिहेव करता है। आज की कहानी बेहद चौंकाने वाली, इसलिए कि जिस कैरेक्टर की ये कहानी है, किसी भी घर में, किसी भी माँ बाप के लिए, किसी भी भाई बहन के लिए ऐसा होनहार बेटा, भाई या पति जिसके पास हो, अपने आप को खुशनसीब मानेगा। कहानी है आंध्र प्रदेश में एक निज़ामाबाद जगह है और उसी निज़ामाबाद के नागेंद्र रेड्डी की। नागेंद्र रेड्डी एक अच्छे परिवार, पढ़े लिखे परिवार का लड़का, और बचपन से ही बेहद होशियार पढ़ाई में, हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुआ। बचपन से इंजीनियर बनने का सपना था। इसके बाद उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और फिर बाकायदा आईआईटी में उसका सिलेक्शन हुआ। और आईआईटी मद्रास, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है आईआईटी वहाँ से करना। वहाँ उसे दाखला मिल गया। वहाँ से उसने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद अब उसने 2001 में इसने अपनी इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद अब वो हैदराबाद की एक कंपनी में आराम से जॉब लग गया, क्योंकि आईआईटीएन था वो। लेकिन फिर वो हैदराबाद छोड़कर बेंगलुरु पहुँच जाता है और बेंगलुरु में अपनी एक कंपनी खोल लेता है। कुछ वक्त तक कंपनी ठीक ठाक काम कर रही होती है, लेकिन फिर बाद में कंपनी का काम ठीक ठाक नहीं चल रहा होता है। तो नागेंद्र सोचता है कि अब इस कंपनी को छोड़कर कहीं और ट्राई किया जाए। ब्रिटेन की एक कंपनी में वो अप्लाई करता है। उसके प्रोफाइल, उसके सीवी को देखकर कंपनी हाथों हाथ उसे लेती है और इंग्लैंड में उसे, लंदन में नौकरी मिल जाती है। अब वो लंदन रवाना हो जाता है। अब बेटा लंदन गया, लेकिन नागेंद्र रेड्डी के घर वालों को एक फिक्र थी। उसकी फिक्र ये थी कि वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार था और उसकी वजह थी उसकी बहन, उसकी इकलौती बहन, जिस बहन से वो बेशुमार प्यार करता था। इतना प्यार कि अगर उसकी बहन की तरफ कोई लड़का देख ले तो उसे गुस्सा आ जाता, वो फौरन बदल जाता। उसे ये पसंद नहीं था कि उसकी बहन की तरफ कोई देखे, कोई उससे बात करे, कोई उसके करीब आए। और जब भी ऐसा होता वो अचानक गुस्से में आ जाता, मरने मारने पर उतारू हो जाता। ये बात घर वालों को भी पता था। उन्होंने बहुत सारे साइकेट्रिस्ट से भी उसको दिखाया, बट उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो लंदन पहुंचा। लंदन में जाने के बाद उसकी नौकरी ठीक ठाक चल रही थी और उसी कंपनी में उसकी एक और शख्स से मुलाकात होती है जो आंध्रा का ही था। उसका नाम था राधा कृष्ण चेपूर। अब राधा कृष्ण और नागेंद्र रेड्डी लंदन में एक ही अपार्टमेंट में, एक ही कमरे में साथ रहते, मतलब एक ही जगह, और दोनों साथ साथ जॉब कर रहे थे। दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन फिर बीच में कुछ दिक्कतें आई। दोनों जब वहाँ रह रहे थे तो नागेंद्र रेड्डी चूँकि इतना टैलेंटेड था, उसे लगा कि नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन अपना भी कुछ करना चाहिए। तो उसने अपना भी किसी बिजनेस में, जो उसकी डिग्री थी इंजीनियरिंग की, उसके हिसाब से उसने अपना कुछ एक फर्म खोली वहाँ भी, और उसमें पार्टनर बनाया राधा कृष्ण को। थोड़े दिन तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर दोनों के बीच में फर्म को लेकर कुछ मनमुटाव हो गया। दोनों दोस्त थे, अब दोनों दोस्तों के बीच दूरी आ गई। इधर नागेंद्र परेशान रहने लगा। परेशानी की बात घर तक पहुंची। घर वालों को पता था कि उनका बेटा जो है वो राधा के साथ रहता है, राधा कृष्ण,
और वो उसका ख्याल भी रखता है। तो उससे उन्होंने कांटेक्ट किया, फ़ोन किया, उसने कहा कि हाँ आंटी अंकल आप लोग परेशान ना हो, मैं सब उसका ख्याल रखूँगा। उसका तो उसने ख्याल रखा, कुछ चीज़ें ठीक हुई। इत्तेफाक से एक रोज़ जब अब उसके भाई रेड्डी ने अपने घर पे फ़ोन करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि अब ये ठीक है, नॉर्मल है। तो थैंक्स करने के लिए नागेंद्र रेड्डी के पेरेंट्स ने अपनी बेटी से कहा कि तुम उसको एक मैसेज भेज दो थैंक्स का, कि तुम्हारी वजह से हमारा बेटा ठीक ठाक है। अब नागेंद्र रेड्डी जिसकी कमज़ोरी थी, उसकी बहन, उसे ये लगता था कि अगर कोई उससे बात करे, कोई लड़का उसके करीब आए, कोई इसे देखे तो गुस्सा आता था और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का वो शिकार था। जब उसने ये मैसेज उसकी सिस्टर ने अब लिखा राधा कृष्णा को, और उस मैसेज में ये था कि थैंक यू सो मच मेरे भाई की मदद करने के लिए, और तुमने जो भी किया हम उसका एहसान नहीं उतार सकते। इत्तेफाक से ये मैसेज नागेंद्र रेड्डी ने पढ़ लिया अपने दोस्त के, उसने बताया गुडविल में कि देखो अब है सब ठीक है, तुम्हारे घर वालों ने भी थैंक्स भेजा है। लेकिन वो मैसेज जैसे ही पढ़ा नरेंद्र रेड्डी ने, उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका ये दोस्त राधा कृष्णा उसकी बहन को उससे छीनने की कोशिश कर रहा है, उससे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो उससे प्यार करता है, उससे शादी कर ले। और वो अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था क्योंकि वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार था। ये बात जो है रेड्डी के दिमाग में घुस गई। अब उसे अपना दोस्त दुश्मन नजर आने लगा। वैसे ही वो अपनी बहन को लेकर इतना पॉजिटिव था। 29 अक्टूबर 2004 यही वो तारीख थी। एक रोज़ लंदन के एक इलाके में जिसका नाम है हाउंसलो, वहाँ पे पुलिस को एक लावारिस लाश जली हुई मिलती है। जब पुलिस मौके पर पहुँचती है तो देखती है कि एक लाश है जिसका सिर गायब है, उसके थम्स हथेलियाँ कटी हुई हैं ताकि फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए भी उसकी पहचान ना हो, और उन सबको एक ब्लैंकेट में रखकर एक सुनसान जगह पर आग लगा दी गई थी। लेकिन लाश का बाकी हिस्सा बरामद हो गया था, लेकिन सर और चेहरा गायब था। तो पुलिस पहचान नहीं सकी कि ये मरने वाला कौन है। अब बाकायदा स्कॉटलैंड यार्ड इस कत्ल की तफ्तीश में जुट गई। इधर इस कत्ल के अगले ही दिन रेड्डी एक फ़्लाइट पकड़ता है और सीधे बेंगलुरु पहुंच जाता है। अब उधर जब स्कॉटलैंड यार्ड तफ्तीश कर रही होती है राधा के कत्ल की, मतलब उस लाश की, तो उस लाश की तफ्तीश करते करते कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंपनी थी जहां वो काम कर रहा था, बाकी लोग मिसिंग रिपोर्ट लिखा देते हैं, तो उससे फिर ये पता हो जाता है कि मरने वाला कौन है। अब जब मरने वाले का पता चला तो फिर ये हुआ कि उसके करीबी कौन है, तो पता चला रेड्डी। अब जब स्कॉटलैंड यार्ड रेड्डी को ढूंढती तो पता चला वो तो है ही नहीं। फिर जब इमिग्रेशन और एयरपोर्ट के थ्रू पता चलता है वो तो इस मर्डर के नेक्स्ट डे ही इंडिया लौट गया। अब स्कॉटलैंड यार्ड का शक यकीन में बदल जाता है। वो फ़ौरन यहाँ बेंगलुरु और हैदराबाद की पुलिस से कंसल्ट करती है और कहती है कि ऐसे ऐसे एक केस हुआ है। अब यहाँ पर क्योंकि उसका घर हैदराबाद में था, निज़ामाबाद में, तो बाकायदा स्कॉटलैंड की इस पहल पर हैदराबाद की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, वो घर जाते हैं, तफ्तीश करती है। लेकिन रेड्डी हैदराबाद पहुंचा ही नहीं था ब्रिटेन से, वो सीधे पहुंच गया था बेंगलुरु, और बेंगलुरु में बहुत ही अपने आप को एकदम डाउन करके चुपचाप से रह रहा था ताकि उसके घर वाले और बाकी लोगों से उसका कांटेक्ट ना हो और उसके ज़रिए पुलिस उस तक ना पहुंचे। अब इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीता। 2004 की बात है, वो आ चुका था। 2005 में बेंगलुरु में पुलिस को एक लाश मिलती है, और ये लाश जो थी एक लॉज में मिली थी जिसका नाम था महालक्ष्मी, और ये बिल्कुल बेंगलुरु सिटी के एकदम खास इलाकों में से एक। जब लाश मिली तो पुलिस ने पाया कि लाश का सर गायब है और उसकी हथेलियाँ कटी हुई हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि फिंगरप्रिंट्स और उससे कुछ पहचान ना हो। बेंगलुरु में एक मिसिंग कंप्लेंट
की जितनी भी कॉपी थी उसको देख रही थी पुलिस की, ढूंढ लें कि ये लाश किसकी है, पर मिसिंग कंप्लेंट से भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं। लेकिन तभी जिस जगह पर ये जली हुई लाश मिली थी वहीं पर एक ट्राउज़र मिला था, और उस ट्राउज़र के ज़रिए उस मरने वाले की शिनाख्त हो गई। पता चला कि जिसकी लाश मिली थी, जिसका सर गायब, ट्राउज़र की वजह से जिसकी शिनाख्त हुई, उसका नाम राजेश आर्थम था। राजेश आर्थम भी एक इंजीनियर था और वो सत्यम एक कंपनी है, वहाँ काम करता था। अब पुलिस जो है के पास कोई शक भी नहीं, कोई दुश्मन भी नहीं, लेकिन पुलिस की तफ्तीश जारी थी। अब यहाँ पे ये बेंगलुरु पुलिस को पता नहीं कि ऐसी एक लाश कभी ब्रिटेन में मिली जिसमें ऐसी कुछ चीज़ें हुई हों, लेकिन उस चीज़ से अनजान पुलिस जांच करती रही। तो जब जांच करती रही तो इत्तेफाक से पता चला कि आर्थम के पास लॉयर के कपड़ों में एक शख्स उसी लॉज में मिलने आया था। कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से शिनाख्त हो गई, और इसके बाद अब उस लॉयर की वर्दी में जो भी आया उसकी तफ्तीश शुरू हुई, जांच शुरू हुई। जब जांच शुरू हुई तो फिर पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि रेड्डी है, वही रेड्डी जिसकी तलाश की जा रही है, नागेंद्र रेड्डी। अब पुलिस ने अपना जाल बिछाया और रेड्डी जो है पुलिस के कब्जे में आ गया, क्योंकि रेड्डी को ये पता ही नहीं था कि पुलिस उसे तलाश भी कर पाएगी। तो बेंगलुरु पुलिस ने जांच करने के बाद रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। उसके आने जाने, मूवमेंट, और फिर आर्थम के जो लोग थे उन्होंने जब हुलिया बताया उस हिसाब से, तो जब रेड्डी को गिरफ्तार किया गया तो पूछा गया कि भाई तुमने आर्थम को क्यों मारा। तब उसने फिर वही कहानी बताई कि मुझे डाउट था, मैं भाग कर वहाँ से आया, फिर घर वालों को बताया, मैं अपनी सिस्टर से प्यार करता था, तो उसे मैंने बताया कि मैं बेंगलुरु में। तो मेरी सिस्टर आई और इसके बाद वो लॉज में रही मेरे साथ, और वहीं आर्थम भी था। एक दो बार मैंने आर्थम को मेरी सिस्टर से बात करते हुए देखा और मुझे डाउट हुआ कि आर्थम का मेरी बहन के साथ अफेयर है, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, और बस इसी के बाद मैंने आर्थम को मारने का फैसला कर लिया। ये दूसरा कत्ल था जो उसने अपनी बहन की वजह से किया था, और उसने सर को अलग फेंक दिया, बाकी चीज़ें अलग, इसलिए कि पहचान ना हो। अब उसको गिरफ्तार करने के बाद बेंगलुरु के जेल में उसको भेज दिया गया। इधर जब ये खबर आई तो स्कॉटलैंड यार्ड को भी पता चली कि ऐसा एक शख्स है जिसको सेम तरीके से, और फिर वैसे भी उनको रेड्डी की तलाश थी। तो स्कॉटलैंड यार्ड ने यहाँ के पुलिस से रिक्वेस्ट की कि भैया आप हमें भेज दिए। तब बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि भाई हम तफ्तीश कर रहे हैं इस केस की, एक और मर्डर केस है, ये पूरी हो जाएगी फिर हम आपको भी देंगे, क्योंकि यूनियन वो जो हमारी ट्रीटी है इंग्लैंड के साथ ऑलरेडी है। तब स्कॉटलैंड यार्ड ने भी सोचा कि कहाँ भागेगा, जेल में है, जब इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो हम ले जाएंगे उस केस के लिए। अभी पहुंच गया बेंगलुरु जेल। बेंगलुरु जेल जाने के बाद अब रेड्डी की मुलाकात वहाँ के छटे हुए बदमाशों से, डॉन से, बहुत सारे उस वक्त बड़े बड़े नामचीन लोग अंदर बंद थे, उनसे होती है। उनसे होने के बाद अब उसे जुर्म के नए नए रास्ते पता चलते हैं। एक तो वैसे ही पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको, और उसने कहा कि अब 2 क्राइम तो कर चुका हूँ, पीछे कहाँ जाना। तो अब इन सारे जो बैड एलिमेंट्स बदमाश थे जेल में, उनके ज़रिए उसकी सोहबत और बुरी हो गई। 7 अगस्त 2006 को रेड्डी ने एक प्लान किया, बीमारी का एक बहाना बनाया, और उसको पता था कि बीमारी का बहाना बनाने के बाद जेल से कहाँ ले जाते हैं। उसे मालूम था इस जेल का जो कनेक्शन है वो विक्टोरिया हॉस्पिटल से, वहीं पे कैदियों को ले जाते हैं। बीमारी का बहाना बनाकर ये विक्टोरिया हॉस्पिटल पहुंच गया, और विक्टोरिया हॉस्पिटल पहुंचने के बाद चूँकि पहले से प्लान था, पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भाग गया। अब बेंगलुरु पुलिस की भी हवा ख़राब, क्योंकि उन्हें तफ्तीश भी करनी है, स्कॉटलैंड यार्ड को भी देना है। उन्होंने अब उसकी पूरे ज़ोरों शोर से तलाश शुरू कर दी। इधर ये बेंगलुरु पुलिस और हैदराबाद पुलिस को चकमा देने के लिए रेड्डी सीधा वहाँ से भाग गया तिरुपति, बेंगलुरु से, और तिरुपति में कुछ दिन छुपा रहा। इसके बाद वहाँ अब चूँकि ये बेहद टैलेंटेड था, पढ़ा लिखा, वहाँ के एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी शुरू कर दी और वहाँ पढ़ाने लगा। इत्तेफाक से उसी कॉलेज में एक महिला भी थी
जो पढ़ने आती थी, उससे रेड्डी को प्यार हो गया और उसने वहीं उससे शादी कर ली। अब ये शादी करने के बाद फिर तिरुपति से विजयवाड़ा भाग गया, क्योंकि एक जगह पे ये ज़्यादा दिन तक इसको लगता था कि रुकूंगा तो कहीं ना कहीं से खबर मिल जाएगी। विजयवाड़ा पहुंचने के बाद अब इसे लगा ज़िंदगी भी चलानी है, जेल में जितने भी गुंडे थे उनके साथ और डॉन के साथ दोस्ती थी। इसने कहा कुछ अच्छा, क्योंकि उसने लेक्चरर की जॉब छोड़नी पड़ी वहाँ से निकलते ही तिरुपति से। अब इसने जेल के अपने सोर्सेस की मदद से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का धंधा शुरू कर दिया। पैसे दो मैं कत्ल करूँगा। और इसके बाद उसने एक बिजनेसमैन, फिर एक यंग कपल, इन सब की इसको सुपारी दी गई और इसने उन लोगों को मार डाला। अब जब ये सारी सुपारी किलिंग हुई, पुलिस की जांच में पता चला कि एक नया सुपारी किलर पैदा हुआ है। फिर उसका नाम आया कि इसका नाम ऐसे रेड्डी है। पुलिस ने बाकी तार जोड़ने शुरू किए, पता चला ये तो वही है। जाल बिछाया गया और आखिरकार उसे पकड़ने के लिए अलग अलग टीम बनाई गई। इसी दौरान में अब ये वहाँ से विशाखापट्टनम भाग गया था। इत्तेफाक से विशाखापट्टनम में एक रॉबरी के केस में उसको पुलिस ने पकड़ा भी, लेकिन बेल आउट हो गया, क्योंकि विशाखापट्टनम पुलिस को इसके बाकी कारनामों के बारे में पता ही नहीं था। फिर वो वहाँ से निकला और इधर उधर भटक के आखिर में फिर कर्नाटक आ गया 2009 में। 2009 में आने के बाद अब इसने अलग अलग जितने भी गैंग थे उनके साथ दोस्ती कर, राइवल गैंग का सफाया करना, लोगों को लूटना, ये सारी चीज़ें करने लगा। इत्तेफाक से जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो राइवल गैंग से भी अब चूंकि इसकी दुश्मनी थी तो राइवल गैंग ने इसकी मुखबिरी कर दी। जब मुखबिरी की तो फिर पुलिस ने इसको पकड़ लिया। ये बात 2009 की है। अब पकड़ने के बाद इसे फिर से जेल भेजा गया। अब जब ये जेल गया तो इसने कहा कि अब क्या करें। दिमाग इतना था, I-10 था। इसने देखा कि जेल में गुंडे बदमाशों के अलावा बहुत सारे ऐसे कैदी आते हैं जो बिल्कुल नए हैं और छोटे मोटे डाउरी केसेस में आते हैं या किसी और प्रॉपर्टी के झगड़े और ये। तो उसने उन कैदियों में से उन अमीर कैदियों की लिस्ट निकाली जो छोटे मोटे मामले में जेल के अंदर है। अब वहाँ पे उसने उनसे वसूली करना शुरू कर दिया, धमका करके। क्योंकि जेल के अंदर आपको पता है जिसकी लाठी उसका भैंस। तो बाकायदा ऐसे अमीर कैदियों की लिस्ट लेता, उनके बैंक अकाउंट लेता और बाहर अपने मेंबर जो होते हैं साथी, उनको वो डिटेल भेज देता। वो वहाँ से उसके अकाउंट से सारे पैसे निकालते। तो जेल के अंदर रहते हुए भी अपना पूरा बिजनेस बेहतरीन तरीके से चला रहा था। इसी दौरान में 10 मई 2009 ये जेल में ही था और इस बार जेल में सच में ये बीमार पड़ा। तो पिछली कहानी याद थी, हॉस्पिटल से भागा था। फिर इसके बाद लेकिन मजबूरी थी, बीमार था, तो जेल के डॉक्टर ने कहा कि इसको अस्पताल रेफ़र करने की ज़रूरत है। तो फिर इसको अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में ये इसकी ख़ास सुरक्षा में सब लोग लगे हुए थे। बाकायदा डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व DAR इनके लोग इसकी एक तरह से इस पर नज़र रखे हुए थे कि ये भागे नहीं। बेलगावी हॉस्पिटल था ये। 10 मई 2009 की बात। हॉस्पिटल से अचानक इसने अपने जब ये ठीक हुआ तो इसे लगा कि अब यहाँ से भागने की का सही वक्त है। जेल से भागते वक्त उसी गार्ड ने जिसके इसको रखा गया था DAR, उनमें से एक गार्ड था जिसका नाम था उत्तम सिंह। उसने अपने साथ चाकू छुपा कर रखा था, चाकू शेट्टी ने। उसी चाकू से उसने उस गार्ड को मारा DAR के, और उसको मारने के बाद जेल से भाग गया। कुछ देर के बाद उस DAR के सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। अब जब मौत हुई पुलिस को पता चला तो एक सिक्योरिटी मतलब गार्ड की मौत, अब कर्नाटक पुलिस के लिए और भी इतने सारे उसने वैसे ही क्राइम कर रखे हैं, तो अब क्या किया जाए। अब पुलिस उसके पीछे पूरी तरह से पड़ गई, लेकिन उसे भी मालूम था कि इस बार उसने क्या किया, इसलिए रेड्डी वहाँ से निकल भागा। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए और या कर्नाटक और आंध्रा से की पुलिस को चकमा देने के लिए पहले उड़ीसा गया, फिर असम गया, फिर नेपाल गया, सब इधर उधर भटकता रहा। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती रही, वो इसके पीछे पड़े रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिरकार 1 फरवरी 2011, अब 2011 आ गया,
बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर को एक मुखबिर से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रेड्डी आज बेंगलुरु में है और एक ख़ास वक्त पे वो यहाँ पे मौजूद होगा। मुखबिर भी शायद किसी गैंग से जुड़ा होगा। तो पुलिस को जब ये खबर मिली तो पुलिस ने अपनी जाल बिछाई। इसी दिन यानी कि जो तारीख उसने बताई थी 1 फरवरी 2011 को एक एसयूवी गाड़ी आ रही थी। उस एसयूवी गाड़ी में मुखबिर ने बता दिया कि ये इसमें रेड्डी ही बैठा है। तो जिस सड़क से ये गाड़ी गुजर रही थी उस इलाके में बाकायदा उस जगह पर जहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन थी कि ये वहीं पे गुजरेगा, बाकी रोड को ब्लॉक कर दिया गया ताकि आम ट्रैफिक और आम लोग ना आएँ, क्योंकि पता था कि वो एक तब अजीब तरह का क्रिमिनल है, गोली भी चला सकता है। तो ब्लॉक करके जैसे ही वो एसयूवी दिखाई दी उससे वार्न किया गया कि सरेंडर कर दो, लेकिन एसयूवी के अंदर से फायरिंग हो गई पुलिस पर। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। एक गोली रेड्डी के गर्दन में जाकर लगी, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद अब पुलिस ने सारा पंचनामा किया और उसके परिवार वालों को इसकी खबर दी गई कि आपका बेटा एक एनकाउंटर में मारा गया, नागेंद्र रेड्डी। नागेंद्र रेड्डी का परिवार बहुत पढ़ा लिखा, बहुत शरीफ लोग, और अब तक उन्हें अपने बेटे के कारनामों के बारे में पता चल चुका था कि उसने इंग्लैंड में क्या किया, उसने बेंगलुरु में क्या किया, अपने एक दोस्त को मारा, यहाँ एक और शख्स को मारा, इसके बाद कई उसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किए। टोटल जब वो मारा गया, जब उसके एनकाउंटर हुए, उसके ऊपर 13 केस थे। इन 13 केस में से 5-6 तो मर्डर के केस थे। एक स्कॉटलैंड यार्ड उसको अलग ढूंढ रही थी। तो घर वालों ने उसकी बॉडी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारा बेटा नहीं है, क्योंकि हमने जिसे पाला पोसा था वो एक बेहद शरीफ पढ़ा लिखा IITian, जिसने IIT मद्रास से किया, जो नामी गिरामी कंपनियों में काम किया, नौकरी के लिए इंग्लैंड गया और उसके बाद फिर उसने जुर्म का रास्ता पकड़ लिया। तो हम इसे अपना बेटा नहीं मानते। और जिस बहन की वजह से उसने अपना पहला जुर्म किया था, उस बहन ने भी उसे अपना भाई मानने से इनकार कर दिया और उस बहन ने भी उसकी बॉडी नहीं ली। आखिरकार पुलिस को ही रेड्डी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी, सिर्फ 30 साल। और कमाल ये था कि जो 13 केस हुए थे उनमें से एक में भी वो अभी तक कन्विक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी क्राइम जिसमें वो पकड़ा गया था वो अभी अदालतों में ही थे, उसमें कोई फैसला नहीं आया था। यानी अभी तक वो सिर्फ अंडर ट्रायल था एक तरह से। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज़ है जो मुझे नहीं मालूम, आप लोग भी सोचिएगा, बताइएगा। एक शख्स जो इतना तेज तर्रार, इतना ज़हीन, इतना अच्छा, उसने वो एग्ज़ाम क्रैक किया जिसका सपना लाखों बच्चों का, स्टूडेंट्स का होता है। एक से एक जगह पे नौकरी की, फॉरेन गया। एक बहन, और उस बहन के लिए इतना उसके मन में प्यार, और उसी बहन की वजह से उसके मन में ये डर कि कोई मेरी बहन को छीन न ले। और जब जब ऐसा होता तब तब वो अपने आप में रहता ही नहीं है, अपने ऊपर उसका काबू ही नहीं रहता। और इसीलिए पहला जुर्म उसने सिस्टर के नाम पे किया था, क्योंकि उसके मैसेज और उसके दोस्त ने जब पढ़ा और उसको दिखाया तो उसने गुडविल में दिखाया, लेकिन उसे लगा नहीं, शायद मेरी बहन को ये छीन रहा है। दूसरा कत्ल भी उसने अपने उसी जानने वाले का किया जिस लॉज में वो दूसरा बंदा था, जो उसकी बहन वहाँ आई और उससे मिली और उसे लगा कि उसका इसके साथ अफेयर है। और इन 2 जुर्म ने फिर उसे वापस लौटने का मौका नहीं दिया और फिर वो तो जुर्म के रास्ते पर चला गया, क्योंकि उसके बाद जेल गया। जेल में उसने जुर्म की दुनिया की सच्चाई आंखों से देखी और फिर लगा कि अब कहाँ वापसी का कोई रास्ता है नहीं। तो अजीब कहानी, और अफसोस होता है मुझे ऐसे इस तरह के क्राइम पर।